नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की विस्तार से। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी बताएंगे, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको इस बुलेटिन में अवश्य देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भादरा की सबसे बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों यही हो सकती है कि धरना प्रदर्शन, किसानों का सड़कों पर मार्च, आक्रोश, इससे बड़ी और खबर क्षेत्र के लिए क्या हो सकती है। दोस्तों, पिछले 12 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन डुंगराना गांव के मुख्य बस स्टैंड पर चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रमुख नेता, विधायक बलवान पूनिया के द्वारा भी अभी तक इस विषय को लेकर कोई कमेंट नहीं किया गया। तो दोस्तों, कैसे काम चलेगा जब विधायकों के द्वारा जब सत्ता प्राप्त की जाती है तो जनता के साथ संघर्ष के मुद्दों पर अनेक जन समस्याओं के मार्ग से होते हुए वो सत्ता प्राप्त की जाती है, लेकिन विधायक बनने के बाद, सत्ता प्राप्ति के बाद किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि वो है जो अपनी जनता को भूल जाता है, उस संघर्ष को भूल जाता है और उस सीढ़ियों को भूल जाता है जिसके पायदानों पर पांव रखकर वो उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर पहुंचा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किसानों की, क्योंकि हमारा जो विधायक है बलवान पूनिया, किसान नेता उनके नाम के आगे लगता है। और किसानों के साथ लंबा संघर्ष करके, धरना प्रदर्शन करके, दरिया बिछाकर, प्रदर्शन घेराव करके, आंदोलन करके, भादरा ही नहीं, भादरा से बाहर भी आंदोलन करके वो इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन आज किसानों की हालत भादरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बुरी है। दोस्तों, किसानों को चाहे वो बिजली के बिल लेके हो या पानी की समस्या को लेकर हो, सिंचाई की समस्या को लेकर हो, बीज की समस्या को लेकर हो, फसल बीमा क्लेम को लेकर हो, हर उस मुद्दे पर, हर उस व्यवस्था जो अव्यवस्था में बदल चुकी है पर किसान दुखी होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। लेकिन जनप्रतिनिधि है कि इन अवसरों पर किसानों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये मजबूरी मान सकते हैं आप, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद दोस्तों इस प्रकार से धरना प्रदर्शनों में शामिल होने का मतलब ये हो जाता है कि अपनी सरकार के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी भी विधायक की इस हरकत को सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बलवान पूनिया की मजबूरी को तो समझा जा सकता है, लेकिन किसानों की मजबूरी का क्या है, उनको कौन समझेगा? मजदूरों की जो मजबूरी है उनका क्या है? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है। विधायक के पास इसके सवालों के जवाब होने चाहिए थे, क्योंकि विधायक दावा करते थे कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ और ज़मीन से उठ कर आया हूँ और चांदी की चम्मच लेकर मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, संघर्ष से मेरा जो कद है वो बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए तो बहुत ज़रूरी है किसानों के, और जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो दुखी जनता है, चाहे वो कस्बे की सीवरेज को लेकर हो या कस्बे की जनता विकास कार्यों को लेकर हो या फिर पूरे विधानसभा की जनता विभिन्न विकास कार्यों के लिए या जन समस्याओं के लिए मांग करती हुई या जूझती हुई हो। दोस्तों, उसके लिए तो विधायक सबसे बड़ा वो चेहरा है, वो आस है, वो एक उम्मीद है जिनके बलबूते क्षेत्र की जनता आगे बढ़ती है और अपने विकास के बारे में सोच सकती है। और यहाँ डुंगराना की अगर बात करें तो ये फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन बजरंग सारण के नेतृत्व में किसानों द्वारा चलाया गया था, जो कि आज 12वां दिन है, अनवरत लगातार जारी है। प्रशासन ने अभी तक इस धरना प्रदर्शनकारियों की सुध नहीं ली। और पहले भी मलसीसर में जब धरना प्रदर्शन लगाए थे, हमने कई बार आपको बताए, तो दोस्तों धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन मजबूर होकर वार्ता के लिए उतरा और उसके बाद में वो फसल बीमा क्लेम का जो रुकी हुई राशि थी वो जारी करने का कार्य हुआ। तो क्या इस बार भी यही होने वाला है? अब दोस्तों आक्रोश बढ़ने लगा है प्रदर्शनकारियों पर।
और आज बजरंग सारण के हम संबोधन की बात करें तो उन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को, और चेतावनी में स्पष्ट लिखा है कि मात्र 20 दिनों में अगर उनका धरना प्रदर्शन, अगर बातचीत नहीं की गई, मांगे पूरी नहीं की गई, तो वो 20 अक्टूबर को भादरा विधानसभा में उपखंड का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन को उग्र रूप देने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, आज भी भानगढ़ और झिलोदा में जनसभाएं की गई, लोगों को आमंत्रित किया गया धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। तो लगातार बजरंग सारण के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन फल फूल रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, किसानों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो इसकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे और दोस्तों हमारी नज़रें किसान आंदोलन पर टिकी रहेगी कि ये आंदोलन आगे क्या रुख अख्तियार करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कस्बा क्षेत्र में सीवरेज को लेकर, दोस्तों सीवरेज को लेकर लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, चाहे वो किसी वार्ड से हो। कैम खानीवास से लगातार खबरें आ रही है, 10 नंबर वार्ड में दोस्तों सीवरेज के कनेक्शन तेज़ी के साथ दिए जा रहे हैं, लगभग कंप्लीट किए जा चुके हैं, लेकिन कनेक्शन जोड़ दिए गए। जो मुख्य नाला है उसमें मेन नाले से जहां सीवरेज का कनेक्शन करके जो गंदगी है वो बाहर की ओर डालनी थी, वो कनेक्शन नहीं किया गया है, लिहाजा ओवरफ्लो होने और वार्डों में गंदगी जैसी समस्याएं और दोस्तों सड़कों में खोखलापन की समस्याएं तो लगातार नासूर बनती जा रही है। जैसे फिलहाल एक बार फिर हमने एक वीडियोज़ आज वार्ड नंबर 10 और 12 की गलियों का डाला है दोस्तों, उसमें कमोबश यही स्थिति बार बार उभर कर आ रही है। जब कनेक्शन देने के लिए, सीवरेज से कनेक्शन स्थापित करने के लिए जो झीरी जो फाड़ कर जो है कनेक्शन घरों में दिया जाता है एक छोटी पाइपलाइन के द्वारा, सीवरेज कंपनी के ठेकेदारों द्वारा, दोस्तों उसके दौरान सड़कों के अंदर भारी सुरंग जैसा गड्ढा और जो खोखलापन दिखाई दे रहा है वो जी का जंजाल बन चुका है पूरा भादरा कस्बे के लिए। क्या ये सीवरेज का कामयाब भी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। घरों की नींव में पानी जा रहा है, यही स्थिति कैम खानीवास में लगभग देखी जा रही है दोस्तों। घरों में नींव के नीचे पानी जाना उन घरों के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। ये एक वार्ड में, 2 वार्ड में नहीं बल्कि भादरा के अधिकांश वार्डों में ये स्थिति है। और हमने पहले भी पूर्व में कई ऐसी कवरेज की है जो मकानों में दरार, 2-2, 3-3 मंजिली मकानों में दरार, और उन मकानों के लिए जो दुर्घटना की संभावना बनकर और दोस्तों जान माल की पूरी संभावना वहाँ बनी हुई है, उसका जिम्मेवार जवाबदेह कौन है? कोई आगे नहीं आ रहा दोस्तों। विधायक इसके ऊपर अपना कोई वक्तव्य नहीं दे रहा। तो बार बार ये स्थितियाँ आ रही है, लोग वार्डों से फ़ोन करते हैं, भारी संख्या में लोगों को परेशानियां हैं। बाज़ार में भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से गड्ढे आपको नज़र आएंगे। संजय चौक पर देखेंगे तो पूरी मेन रोड जो संजय चौक की तरफ से, जब हम रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से आते हैं, सावा रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से, तो एक गली छोड़कर दूसरी गली जो मेन राजगढ़ रोड की तरफ जाती है उसमें आपको बड़ा एक ऐसा लगाया हुआ दिखाई देगा, चक्कर जैसा निर्माण किया हुआ एक नगर पालिका का अवरोधक, जो कि उस गली में वाहनों के आवागमन को पूर्णतया रोक देता है और सिर्फ दुपहिया वाहन जा सकते हैं, रेडी रिक्शा भी नहीं जा सकते। साइडों में, दोनों साइडों में सिर्फ इतनी जगह है कि पैदल आदमी जा सकते हैं और सिर्फ दुपहिया वाहन ही जा सकता है। और ये गली लगभग 1 महीने से रुकी पड़ी है, जिसका रीज़न आपको मैं बताऊं, नाली के ऊपर जो वहाँ पुलिया बना है और पुलिया के बीच में एक जो गड्ढा हो गया था, क्योंकि जो लोहे की जाली लगाई थी वो जाली टूट गई मात्र 10-15 दिनों में। तो ठेकेदारों का ये हाल है, फिर लगाई गई, फिर मात्र 1 महीने के अंदर वो जाली टूट गई। उसके बाद में ना कोई जाली है, ना कोई नगर पालिका की तरफ से सुध है, और बड़ा सा घेरा एक लाकर सीमेंटेड निर्माण का वो छोड़ दिया गया और गली अवरोध है। एक अवरोधक लगा है, 1 महीने से इस गली में
बड़ी गाड़ियों का, वाहनों का आवागमन अवरुद्ध है। ये स्थितियां हैं लगभग भादरा के सैकड़ों गलियों में, सैकड़ों पुलियों में, सैकड़ों नालियों के ऊपर नालियां बनाई जाती है। उनकी कोरें इस प्रकार झड़ती है जैसे इसमें मटेरियल है ही नहीं। मिट्टी को घोल कर एक प्रकार से नालियां बना दी गई है और वो बाद में जब वाहन वहाँ से गुजरते हैं तो उनकी कोरें झड़ते हुए जो नाली मात्र 10 mm की या 8 mm की है, वो नालियाँ चौड़ी होते होते कोर झड़ते झड़ते बड़े नाले का रूप ले लेती है, जो कि दुपहिया वाहन चालक का पूरा टायर उस नाली में समा जाए तो वहाँ से गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसी नालियों की कंडीशन भादरा की दर्जनों गलियों में है और सैकड़ों ऐसी नालियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ भादरा कस्बे में। तो ये हाल है नगर पालिका का। दोस्तों, कहाँ तक इनकी कवरेज करें, कहाँ तक इनकी खबरें दें, और खबरें भी दे तो ऐसा लगता है जैसे कोई देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि ये फला पत्रकार, ये मीडिया की जो संस्थान है, ये कहीं ना कहीं लागबाजी के साथ काम करता है इस बोर्ड को लेकर। दोस्तों, ऐसी कतई कोई मंशा नहीं होती किसी भी मीडिया चैनल की या किसी भी पत्रकार बंधु की, लेकिन जब यहाँ कुएं में भांग वाली बात है दोस्तों, पूरा का पूरा कुआं अर्थात पूरा ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा विकास भादरा में हो रहा है। विकास नाम की चीज़ नहीं है। अव्यवस्था अगर देखें तो सूरसा के, क्योंकि रामलीला का समय चल रहा है, सूरसा के मुंह बाए हुए इतना बड़ा ये जो अव्यवस्था का आलम है वो आपको दिखाई देगा। अर्थात सूरसा के मुंह में हनुमान जी महाराज को भी मच्छर जैसा छोटा रूप धारण करके सूरसा के मुंह में एक बार जाकर उनकी इच्छा को, उनकी चेतावनी को पूर्ण करके बाहर निकलकर फिर लंका में जाना होता है। आपने रामायण अगर पढ़ी होगी, रामलीलाओं में ये दृश्य, ये सीन आपने देखा होगा। तो ऐसी समस्याओं का अंबार भादरा कस्बे में जाल के रूप में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी नज़रें इन व्यवस्थाओं पर बनी रहेगी और जो भी वार्डों के लोग परेशान हो, हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उन समस्याओं को डाल सकते हैं, उनका वीडियोस भी डाल सकते हैं। आपकी जन समस्याओं को हम कवरेज पूरी गंभीरता के साथ देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की तो छानीबड़ी के CHC सेंटर की हम बात करते हैं। लंबे समय से छानीबड़ी के CHC बहुत बड़ा CHC केंद्र है दोस्तों। भादरा के बाद संभवतः भादरा विधानसभा का सबसे बड़ा CHC केंद्र है और उसमें अभी तक 104 और 108 जैसी गाड़ियों की, एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल नहीं है। और चिकित्सकों का तो ये हाल है कि यहाँ इसके नीचे आने वाली लगभग दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 10 पंचायतों के 15 गांव के लोग परेशानियों का आलम है, उनमें परेशानियां झेल रहे हैं और वो इधर उधर CHC बड़े केंद्रों पर या भादरा आने को मजबूर है। लेकिन ये CHC केंद्र बना है लेकिन मात्र औपचारिकता। इसको लेकर गांव के ही छानीबड़ी के ही एडवोकेट रवि खोड़ द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया है। दोस्तों, पूर्व में भी रवि खोड़ द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को आदि ज्ञापन दिए जा चुके हैं। स्वयं में हनुमानगढ़ जाकर इसका ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन या स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा इसकी खोज खबर नहीं ली गई है। तो दोस्तों, कब होगा? जनप्रतिनिधियों के भी कान पर इसको लेकर जू नहीं लगी है। तो 15 गांवों के लोग परेशानियों का आलम इनमें है और 104 108 की सुविधा न होना दोस्तों कितनी बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़ा अस्पताल तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ अगर नहीं बढ़ाया, नहीं बैठाया तो उस अस्पताल का क्या उचित है? वहाँ कौन पेशेंट जाएगा और कौन पेशेंट वहाँ लाभ प्राप्त कर सकेगा? तो ये हाल है भादरा के CHC केंद्रों का, PHC केंद्रों का। स्टाफ वहाँ पूरा नहीं है और विधायक बलवान पूनिया दोस्तों मशगूल है। राजस्थान की सरकार जो बार बार संकट में फंसती जा रही है
उस संकट से निकालने के लिए विधायक बलवान पुनिया जैसे हनुमान जी की भूमिका निभाते हुए गहलोत सरकार के लिए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उस तथाकथित हनुमान जी महाराज के लिए, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हनुमान जी महाराज की भूमिका उनको बोल सकते हैं लेकिन वो निभा नहीं सकते, और ना ही वो निभाने के लिए कोई ऐसे लक्षण हमें इस जनप्रतिनिधियों के दिखाई देते हैं। तो यहाँ लोग परेशान हैं, तो लोग अगर हनुमान जी महाराज होते तो लोगों की समस्याओं का भी समाधान होता, भक्तों की समस्याओं का भी समाधान होता, और जो उनमें अट्टू आस्था रखते हैं, उनकी भक्ति श्रद्धा भाव से करते हैं, उन सभी को फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ तो ना वोट देने वालों को फ़ायदा हो रहा है, और वोट ना देने वालों को तो जनप्रतिनिधि उनकी तरफ तो देखते भी नहीं है। तो वोट लेने वालों का भी यही हाल है, देने वालों का यही हाल है। तो दोस्तों आप स्थिति को समझ सकते हैं। और अभी तक ये लगातार मांग ही चल रही है, छानीबड़ी में मांग पूरी नहीं हो रही है। रवि खोड़ द्वारा बार बार इस समस्या को उठाना भी यहाँ की दुर्दशा की ओर एक इशारा है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें सालासर यात्रियों के लिए पैदल भंडारों की, तो अमरनाथ लंगर सेवा की तरफ से दोस्तों भादरा से 4 किलोमीटर दूर राजपुरा से आगे कल भव्य उद्घाटन किया गया भंडारा का। सुशील गुप्ता भामाशाह द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले भादरा से जब निकलते हैं तो नई गौशाला के सामने बालाजी सेवा समिति की ओर से 3-4 दिन पहले भंडारा लगाया गया, और सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवार्थ ये अपनी भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, कंबल, दूध, दवाएं, एक्यूप्रेशर इत्यादि की सेवाएं लगातार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा इससे जस्ट आगे नहर जो बाईपास के पास बनी है उससे आगे एक भंडारा लगा है, और जिज्ञासरी बड़ी में देवगढ़ रोड पर गांव में भी अनेक भंडारे लगे हैं। देवगढ़ रोड पर राम भक्त हनुमान भक्त सेवा समिति की तरफ से भंडारा लगाया गया है जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ग्रामीण जन उस भंडारे में अपनी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, और रामलीलाओं का मंचन लगातार जारी है। भादरा कस्बे के अनेकों गाँवों में रामलीलाओं का भी छोटा छोटा के रूप में आयोजन होता है। और दोस्तों ऐसे भंडारे भी सालासर यात्रियों के लिए जारी है। और भादरा कस्बा में दुर्गा पूजा महोत्सव की तरफ से दुर्गा पूजा महोत्सव जारी है, दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से वो भी अनवर्त जारी है, 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और नवरात्रा की स्थापना, घर घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम भादरा में चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आरएसएस की शाखा भादरा द्वारा पथ संचलन का तैयारियां जोर शोर से है, जो कि 5 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव के दिन होगी। पहले ये 2 अक्टूबर को होने की संभावना थी, लेकिन अब 5 अक्टूबर को इसका विधिवत रूप से पथ संचलन होगा, जो कि नंदलाल चौक, रेलवे स्टेशन, संजय चौक, खूबराम जी की मूर्ति चौक, हिसार बस स्टैंड, अम्बेडकर चौक, उसके बाद में रामलीला मैदान में ये मार्ग रहेगा। पूरे भादरा कस्बे के मुख्य बाज़ारों से पथ संचलन आरएसएस की तरफ से किया जाएगा। अनेकों कार्यक्रम आयोजित होंगे, और ये 5 अक्टूबर को 1 बजे भादरा में आवागमन के पश्चात 4 बजे शाम को पथ संचलन का कार्य प्रारंभ होगा, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए चलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान के आबू में नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई और बड़ी भारी भीड़ हुई, राजस्थान के तमाम बीजेपी के नेता वहाँ उपस्थित रहे। और जब नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने 3 बार दंडवत होकर जब प्रणाम किया तो उसके ऊपर अशोक गहलोत दोस्तों तिल मिला उठे। अशोक गहलोत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भी दी, नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार भी किया कि मैं बार बार जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो पीएम मोदी कोई जवाब नहीं देते, अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा अशोक गहलोत ने आवाज़ लगाया, और जनता के सामने नतमस्तक होकर वो क्या साबित करना चाहते हैं राजस्थान में, संभवतः उनकी बौखलाहट भी ये देखी जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के सीएम पद को लेकर भी संकट लगातार जारी है। जब से अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनने की संभावनाएं थी, उसके बाद में घटनाक्रम हुआ, पर्यवेक्षक आए खड़गे और माकन के रूप में, और उसके बाद में जो अनुशासनहीनता हुई, अशोक गहलोत की खिंचाई हुई, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में 10 जनपथ में उनके निवास स्थान पर जाकर। उसके बाद में
पायलट के साथ बैठक हुई। अब फिर गहलोत के बयान आए कि सीएम का फैसला अब सोनिया गांधी ही करेगी और मैं कोई अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 30 सितंबर भी चली गई, नामांकन का कल अंतिम दिन था और खड़गे ने नामांकन भर दिया, शशि थरूर ने भर दिया, KN त्रिपाठी ने भर दिया। त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन मुख्य टक्कर शशि थरूर और खड़गे के बीच में ही है और खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। और चर्चा तो ये भी है कि खड़गे एक कठपुतली साबित होने जा रहे हैं कांग्रेस की, सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की। तो इसको लेकर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर है और पूरे देश में जो कांग्रेस के ऊपर दोस्तों गंभीर संकट छाया हुआ है। और राजस्थान में जो संकट सीएम की कुर्सी को लेकर है, उसको लेकर भादरा में भी दोस्तों अटकलों का बाजार गर्म है। बलवान पूनिया बिजी है इस संकट में कि कैसे ये संकट करवट लेगा, क्योंकि बलवान पूनिया की सारी योजना इस एक साल में आनी थी दोस्तों। अनेकों शिलान्यास और कार्यक्रम जो बाकी थे, मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाकर वो उद्घाटन, वो शिलान्यास, वो कार्यक्रम आयोजित करने थे, लेकिन सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। और बलवान पूनिया का जो रथ था, जो अब अभियान था, वो तीव्र इसी 8-10 महीनों में होना था और 10 महीने लगे रहे हैं दोस्तों अब तक लगातार। मानकर चल सकते हैं कि जो आचार संहिता लागू होगी उसके, तो इन 10 महीनों में क्या करेंगे, बलवान पूनिया को भी टेंशन है और भागे फिर रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और जो योजनाएं थी, चाहे 14 गांवों के सिंचाई से जुड़े होने की हो, अनेकों यहाँ कार्यक्रम भी हो, सड़कों का कार्य हो, सिंचाई पानी का कार्य हो, खाला नाला का कार्य हो, दोस्तों अनेकों कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। शिक्षा के कार्य हो, चाहे वो चिकित्सा के कार्य हो, सारे के सारे ठप पड़े हैं। अब लगने लगा है कि अगर यहाँ सरकार डावाडोल होती है तो विधायक बलवान पूनिया बहुत पीछे चले जाएंगे अपने चुनावी अभियान में। और यहाँ मुश्किलें जयदीप गुडी के लिए भी हैं कि टिकट किसको मिलेगी, सीएम कौन बनेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सचिन पायलट का नाम भी लगातार चल रहा है। संदीप ढूकिया ने भी पिछले दिनों एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर कि मेरे बॉस सचिन पायलट नवरात्रा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये कयास थे, बाद में डामाडोल हुए और मुख्य जो अध्यक्ष पद की दौड़ से जैसे ही सीएम गहलोत आउट हुए तो उनकी संभावना राजस्थान में ज़्यादा हो गई कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गहलोत ही रहेंगे। लेकिन फिर संकट आया, क्योंकि गहलोत का ही बयान आया कि मुख्यमंत्री का फैसला अब सोनिया गांधी करेंगे और 2-3 दिन में फैसला आने वाला है। मीटिंगों का दौर जारी है, कवायदें चल रही हैं। तो सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक टेंशन और जो तस्वीर है वो उसका परिदृश्य क्या होगा, उसको लेकर पिक्चर बिगड़नी धुंधलाती हुई बनती बिगड़ती प्रतीत हो रही है। और दोस्तों पूरे देश में कांग्रेस का हाल तो ये है कि कांग्रेस पर गंभीर संकट आया ही है। संकट 2014 से उस समय आया जब कांग्रेस में गिरावट आनी शुरू हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी। और 2019 में तो ये इतना तीव्र हो गया कि कांग्रेस का जैसे पतन होना शुरू हो गया दोस्तों। केंद्र में सत्ता गंवा चुकी थी, राज्य में एक के बाद एक सत्ता खोती जा रही है और अपने वजूद को संभालने और बचाए रखने की एक प्रकार से जद्दोजहद कांग्रेस में चल पड़ी। और 2024 में भी हालात में सुधार नज़र नहीं आते। पीएम मोदी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत भारी मुश्किलें दिखाई दे रही है दोस्तों। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही मात्र सरकारें बची है अपने बलबूते पर, वो भी डावाडोल हो रही है। और 2-3 राज्यों में और अगर है तो वो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत सीमित और छोटे से रूप में है। तो हम अगर कांग्रेस पर जल्दी से नज़र दौड़ाएं कितना नुकसान हो चुका है, तो दोस्तों 9 राज्यों में कांग्रेस की वोट शेयरिंग मात्र 10% से भी नीचे आ गई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कांग्रेस किस रसातल तक जा रही है। 9 राज्यों में 10% से भी कम वोट शेयरिंग चुनाव में, और 6 राज्यों में तो 10 से 20% के बीच है। तो ये 16 राज्यों में भी सत्ता में आने की कंडीशन ही नहीं रही। और 8 राज्यों में 20 से 30% वोट शेयरिंग। तो दोस्तों ये भी कंडीशन है, सत्ता में आने वाली नहीं है। तो लगभग 2 दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सत्ता में
भविष्य के कई दशकों तक आने की संभावनाएं धूमिल है और 45% से अधिक वोट शेयरिंग वाला एक भी राज्य पूरे भारत में कांग्रेस के लिहाज से नहीं है दोस्तों। 45% से अधिक, जो कि उस राज्य में सत्ता प्राप्ति का प्रमुख स्रोत हम मान सकते हैं, प्रमुख फैक्टर हम मान सकते हैं, जरिया हम मान सकते हैं। तो कांग्रेस की राहें कितनी मुश्किल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पिछले एक दशक से कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से हुआ, राजस्थान को छोड़ दे तो यहाँ भी राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत नहीं आया था। 99 सीट आई थी जब चुनाव हुए थे। 101 सीट के लिए बहुमत होता है। कोई भी राज्य में भाजपा से सीधा मुकाबला करके कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, राजस्थान का अपवाद छोड़ दे। तो किस प्रकार से व्यापक जनाधार वाली पार्टी की दुर्दशा हो रही है। और 17 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें क्या होगा, खड़गे का बनने लगभग तय है। लेकिन एक गांधी परिवार का रुतबा जरूर कम होगा, रिमोट कंट्रोल जरूर गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों हम बात करेंगे आज मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की, और जो धार्मिक आयोजनों का लगातार भादरा क्षेत्र में जन सैलाब एक प्रकार से उमड़ रहा है, वो देखते ही बनता है। और उनमें जनता भी दोस्तों लगातार बड़ी संख्या में धार्मिक कार्यक्रमों में उमड़ती जा रही है। अब आज 1 अक्टूबर को दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1953 में मनाया जाता है आज के दिन। और सिख गुरु अमरदास जी का भी निधन दोस्तों 1574 में हुआ था, तो उनकी पुण्यतिथि भी आज के दिन मनाई जाती है। और 1854 में कलकत्ता से भारत के लिए पहली डाक टिकट की शुरुआत आज के दिन हुई थी। और उसमें आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आने की टिकट छपाई हुई थी उसमें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। चीन का भी स्थापना दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव में नौर से शुरुआत करते हैं। नरमा नौर में 8182 रुपये प्रति कुंटल और मोट के भाव 5470, ग्वार के भाव 4730, चना 4537, सरसों 5889, गेहूँ 2380, बाजरा 1785, मूंग 6900, मूंगफली 6175। और संगरिया मंडी में नरमा 7355 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ 2220, सरसों 5501 रुपये। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8436, मूंग 6700। सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4900, चना बिका है 4625, मूंग बिका है 6750, मोट बिके है 5250, गेहूँ बिकी है 2325, बाजरा 1800, सरसों 5650 रुपये प्रति कुंटल। और विजयनगर मंडी में नरमा 8358, अनूपगढ़ में 8330, रावतसर में 8250 रुपये बिका है नरमा। एलनाबाद में नरमा बिका है 8214, कपास बिकी है 8100, सरसों बिकी है 5690 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 4552, चना बिका है 4660, गेहूँ बिकी है 2200 रुपये, बाजरी बिकी है 1770, मूंग बिका है 6830। आदमपुर मंडी आज की अंतिम मंडी में भाव नरमा के 8600, ग्वार के 4760, सरसों के 5850 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज बताएं तो 1 अक्टूबर को आज 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा और 36 से कहीं अधिक मामूली टेम्परेचर आज देखा गया। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 10 से 20% बादल छाए रहे और कमोबश रात्रि को भी इसी प्रकार से वातावरण रहने वाला है। मौसम की जो परिवर्तनशील बादल है वो बिल्कुल भी नहीं है, मौसम साफ रहेगा। 2 अक्टूबर को कल भी 27 से 34 और दोपहर को 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर कल रहने वाला है। तो देर शाम को 31 से 35 और रात्रि को भी दोस्तों 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से सुबह से लेकर रात्रि तक हवा चलेगी और 40-50 से लेकर रात्रि को मात्र 15% बादल छाए रहेंगे। आसमान कुल मिला के साफ रहेगा। और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।